हेलो दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मृत्युंजय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की, यानी CIA। ये दुनिया की सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस एजेंसी है, यानी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है। 1947 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका का जो पूरी दुनिया में जलवा दिखाई देता है, विश्व राजनीति में अमेरिका का जो वर्चस्व दिखाई देता है, उस जलवे को, उस वर्चस्व को कायम रखने वाला जो पिलर है, आधार स्तंभ है, या यूं कहें कि सेंट्रल पिलर, वो यही CIA है। इसने दुनिया में बड़े बड़े कारनामे किए हैं अमेरिका के हित को साधने के लिए। कई कारनामे ऐसे हैं इनमें से जिसकी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ी और खुद ये एजेंसी अपने आप में कुख्यात होती चली गई। इस एजेंसी पर मानवाधिकार के हनन के भी ढेरों आरोप लगे हैं और ये आरोप कोई बेबुनियाद नहीं है। बावजूद इसके इसी एजेंसी को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने दुनिया के खतरनाक अपराधियों और आतंकवादियों का पता ढूंढकर उनका सफाया करने में अमेरिकी सेना की मदद की। तो चलिए आज हम CIA के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, और साथ ही साथ आपके जो भी राय हो, आपके जो भी विचार हो हमारे इस काम को लेकर के, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे हमें अपने आप को इंप्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। अब चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जिस तरह रॉ यानी R&AW, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहा जाता है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हितों को साधने के लिए काम करता है। खासतौर पर भारत की सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी जैसे हितों को साधने के लिए प्रयत्नशील रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक उसी तरीके से विश्व भर में अमेरिका के हितों की रक्षा के लिए जो एजेंसी काम करती है उसका नाम है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। यानी भारत के रॉ में और अमेरिका के CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के काम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हां, अगर कोई फर्क है तो इनकी अपनी अपनी क्षमताओं को लेकर कोई फर्क हो सकता है, लेकिन दोनों का काम लगभग एक जैसा ही है। रॉ की तरह ही सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का काम है दुनिया भर से खुफिया आंकड़ों को इकट्ठा करना और उनका एनालिसिस यानी विश्लेषण करना। और CIA को जहां कहीं भी ऐसी सूचना मिलती है कि वहां पर अमेरिका के खिलाफ कोई गतिविधि चल रही है, तो उसे समाप्त करने के लिए, उसे क्रश करने के लिए CIA अपने गुप्त कार्रवाइयों को भी अंजाम देता है। दोस्तों, हम सबसे पहले इस बात को जान लें कि किन परिस्थितियों में CIA की स्थापना की गई। हम सभी ये जानते हैं कि वर्ष 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला। इस युद्ध में अमेरिका पहले से शामिल नहीं था। हां, वह मित्र देशों यानी फ्रांस और ब्रिटेन की मदद जरूर करता था, और अमेरिका से जो फ्रांस और ब्रिटेन को मदद मिल रही थी द्वितीय विश्व युद्ध में, इसकी वजह से जापान को यह बहुत खटकता था और जापान अमेरिका पर नजर गड़ाए हुए था। और तभी 7 दिसंबर 1941 को एक बेहद खौफनाक घटना पेश आती है अमेरिका के इतिहास में। प्रशांत महासागर में अमेरिका का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर स्थित था। चूंकि अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं था, तो इसलिए उसे किसी भी तरह के खतरे की भी उम्मीद नहीं थी। हालांकि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में, जिसे हम एशिया प्रशांत क्षेत्र भी कहते हैं, जापान फ्रांस और ब्रिटेन पर बहुत ही ज्यादा हावी था और उनके पैर उखड़ रहे थे, लेकिन अमेरिकी मदद की वजह से जापान को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। और तभी जापान ने अमेरिका के इतिहास का सबसे डरावना फैसला लिया और पर्ल हार्बर पर सबसे खौफनाक हमला कर दिया। इस हमले में
अमेरिका की 30% नौसेना नष्ट हो गई, उसकी 30% ताकत समाप्त हो गई नौसेना की। अमेरिका इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं था। जाहिर है यह हमला अमेरिका की एक बहुत बड़ी खुफिया चूक का नतीजा था, क्योंकि कहीं से भी अमेरिका को कोई ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिल पाया था जिससे उसे इस बात की भनक भी लग पाए कि जापान उसके खिलाफ इतना खतरनाक हमले की सोच रहा है, और अमेरिका को युद्ध में शामिल होना पड़ा। युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन पूरे युद्ध के दौरान इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से अमेरिका को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि अमेरिका इस युद्ध में विजयी रहा, लेकिन अमेरिका को यह समझ आ चुका था कि जब तक उसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली कोई खुफिया एजेंसी नहीं होगी, तब तक भविष्य में आने वाले बड़े खतरों से निपटना उसके लिए मुश्किल होगा। और इसी बात के मद्देनजर अमेरिका ने पूरी तैयारी के साथ 1947 में यानी 1947 में CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की स्थापना कर दी। CIA के जासूस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और CIA के लिए काम करने वाले जितने भी लोग हैं वे सब के सब हालांकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है ह्यूमन इंटेलिजेंस। CIA के लिए कौन काम करता है और कौन नहीं काम करता, इसका पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है। CIA के लिए काम करने वाले लोगों में बहुत सारे अमेरिकी तो है ही, लेकिन आपको इस बात को जानकर आश्चर्य होगा कि कई देशों के मिनिस्टर्स, बड़े बड़े अधिकारी, वे भी CIA के लिए काम करते हैं, और CIA कई तरह के प्रलोभन देकर इन मंत्रियों और अधिकारियों को अपने लिए काम करने पर विवश कर लेता है। दुनिया भर में फैले CIA के कर्मचारी आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी के कर्मचारी के तौर पे दिखाई देते हैं, यानी वे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के लिए खुले तौर पे काम करते होते हैं, लेकिन असल में उनका मुख्य काम होता है CIA के लिए खुफिया सूचनाओं को एकत्रित करना। कई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह कहा जाता है कि CIA के लोग एक दिन में कम से कम 5 करोड़ ट्वीट्स ट्विटर पर पढ़ते हैं, और जिस किसी भी ट्वीट या सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर उनको आशंका लगती है, वे उस पोस्ट या ट्वीट को गहराई से एनालाइज करते हैं, उसका गहन अध्ययन करते हैं, और इसी के आधार पर फिर जरूरी कदम भी उठाया जाता है। CIA की एक और खासियत यह है कि यह संगठन, यह संस्था दुनिया भर में कई तरह के कारनामों को अंजाम तो देता है, लेकिन इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करता। उसकी अक्सर यह कोशिश होती है कि उन कार्रवाइयों का श्रेय किसी स्थानीय संगठन को चला जाए, जिससे कि CIA की गतिविधियां गुप्त बनी रहें। यानी CIA अपने काम में बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करने की कोशिश करता है। CIA ने दुनिया भर में जिन बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया है, उनमें एक है 9/11 का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को ढूंढना, और 2011 में एक सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में जो उसको मारा गया, ओसामा बिन लादेन को, उसके पीछे CIA का ही हाथ माना जाता है। यानी उसके बारे में तमाम सूचनाओं को इकट्ठा करने का काम CIA ने ही किया था। CIA को दक्षिण अमेरिकी देशों में स्थानीय सरकारों को गिराकर अमेरिका समर्थक सरकारों के गठन का श्रेय भी जाता है, और इसके लिए अमेरिका और CIA की बहुत ज्यादा बदनामी भी हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में जो क्रांति हुई थी, कम्युनिस्ट क्रांति या साम्यवादी क्रांति, उस क्रांति के बाद जो वहां नई सोशलिस्ट सरकार बनी, उस सरकार को टॉपल करने के लिए, उस सरकार को गिराने के लिए CIA ने जी तोड़ कोशिश की थी। शायद CIA और अमेरिका फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिराने में कामयाब भी हो जाते, उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब भी हो जाते, लेकिन इसी बीच क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का पता चला, और जिसकी वजह से विश्व में काफी ज्यादा तनाव बढ़ा, और इसके बाद अमेरिका ने वादा किया कि वह क्यूबा के खिलाफ अपनी गतिविधियों को विराम देगा, और रूस ने भी अमेरिका के खिलाफ अपनी गतिविधियों को रोकने का फैसला किया। ये तो सभी जानते हैं कि 1979 से लेकर
पूरे 80 के दशक तक अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट शासन रहा और अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट सरकार सोवियत कम्युनिस्ट सरकार के वरद हस्त यानी उसके संरक्षण में काम करती थी। यानी एक तरीके से अफगानिस्तान सोवियत संघ का संरक्षित देश बन चुका था। रूस और अमेरिका दोनों ही अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे, जिसमें शुरुआती बढ़त रूस को मिली और उसकी यह बढ़त 1 दशक से भी ज्यादा समय तक कायम रही अफगानिस्तान पर। इसकी वजह यह थी कि अफगानिस्तान पर नियंत्रण करके सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया दोनों पर ही नजर बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया दोनों के ही बीच में स्थित है। लेकिन अफगानिस्तान में सोवियत समर्थक सरकार के गठन के बाद CIA के नेतृत्व में अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों के आंदोलन को भरपूर समर्थन मिला और कहते हैं कि CIA की मदद से पाकिस्तान में मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग के लिए कई कैंप्स खोले गए। इसके लिए भारी फंडिंग हुई अमेरिका से और फिर इन मुजाहिदीनों को अफगानिस्तान में सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए उतारा गया। मुजाहिदीनों के बार बार हमलों की वजह से सोवियत संघ का खर्चा बढ़ता चला गया और आखिरकार सोवियत संघ को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। जाहिर है CIA के धीरज भरे और लगातार प्रयासों की वजह से ही 1 दशक बीतते बीतते सोवियत संघ को अफगानिस्तान से वापस जाना पड़ा। और ऐसा यह भी माना जाता है कि CIA ने अपने टैक्टिक्स से सोवियत संघ का इतना ज्यादा खर्चा करा दिया था अफगानिस्तान में कि सोवियत संघ की इकोनॉमी चरमरा गई और उसी के बाद सोवियत संघ की इकोनॉमी धराशायी हो गई और सोवियत संघ का विघटन होने लगा, जिसके बाद मुजाहिदीनों ने अफगानिस्तान से सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंका। हालांकि सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ मुजाहिदीनों को खड़ा करने की जो CIA की योजना थी वो उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई, यानी CIA और अमेरिकी हितों के लिए खतरनाक साबित हुई, क्योंकि इन्हीं मुजाहिदीनों ने आगे चलकर तालिबान नामक संगठन का निर्माण किया और इसी तालिबान ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को संरक्षण दिया और इसी तालिबान के संरक्षण में 9/11 की योजना बनी और इसे अंजाम भी दिया गया। हाल के समय में अमेरिका को अफगानिस्तान जो छोड़कर भागना पड़ा है उसके पीछे उसी के ट्रेन किए हुए मुजाहिदीनों का हाथ है, ऐसा कई विश्लेषकों का मानना है। इसके अलावा 1970 के दशक में जो वियतनाम युद्ध चला, उस वियतनाम युद्ध में CIA ने एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी और इस युद्ध में बहुत सारे वियतनामी लोगों की हत्या भी हुई थी, वे मारे भी गए थे। 1960 के दशक में CIA ने ग्वाटेमाला और बोलीविया जो 2 दक्षिण अमेरिकी देश हैं, इन इलाकों में ऑपरेशन क्यू फायर चलाया था, जिसका उद्देश्य था अर्जेंटीना में जन्मे क्यूबा के क्रांतिकारी नेता चे ग्वेरा को पकड़ना और उन्हें समाप्त करना। और बाद में CIA ने बोलीविया में चे ग्वेरा के होने का पता लगाया, जिसके बाद एक सैन्य अभियान में चे ग्वेरा मारे गए। चे ग्वेरा एक मौलिक, एक रेडिकल कम्युनिस्ट या साम्यवादी नेता थे और वे सही अर्थों में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना के लिए दुनिया भर में प्रयास करने की बात किया करते थे और इसके लिए वे दक्षिण अमेरिकी देशों में सशस्त्र आंदोलन भी चला रहे थे। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख ऐसी कार्रवाइयां जिन्हें ऐसा माना जाता है, कई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मैं बता रहा हूं, ऐसा माना जाता है कि CIA ने अंजाम दिया था। तो दोस्तों, ये था CIA के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट जो आपके लिए मैंने तैयार किया था। उम्मीद करता हूं इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी और अगर आपके कोई सुझाव हैं इस बारे में तो आप हमें जरूर बताएं। और अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।